Mountains. Today we will study the poem Love's Philosophy written by Percy Bysshe Shelley. Percy Bysshe Shelley was a great romantic and younger romantic poet. He was born on 4th August 1792 and died on 8th July 1822 in Italy. He was a great poet, dramatist, essayist and novelist, and he belonged to the literary movement Romanticism. Now let's start the poem. Love's Philosophy. The fountains mingle with the river, and the river with the ocean. The winds of heaven mix forever with the sweet emotion. Nothing in the world is single. All things by yellow divine, in one spirit meet and mingle. Why not I with thine? See the mountains kiss high heaven, and the waves clasp one another. No sister flower would be forgiven if it disdained its brother. And the sunlight claps the earth, and the moonbeams kiss the sea. What is all this sweet work worth if thou kiss not me? In the first stanza, we see that poet says the fountains mingles with the river, and the river with the ocean. पोइट कहता है कि जो फाउंटेन्स हैं या जो झरने हैं वो रिवर्स के साथ या नदियों में जाके मिल रहे हैं. एंड द रिवर्स विद द ओशन, और जो रिवर्स नदियां हैं वो समुद्र में जाके मिल रही है. द विंड्स ऑफ हेवन मिक्स फॉर एवर विद द स्वीट इमोशंस, और जो हवाएं हैं वो भी स्वीट इमोशन से जो बहुत ही प्यारी खुशबू होती है उसके साथ बह रहे हैं. यानी आकाश में जो हवाएं चलती है या पृथ्वी पे जो हवाएं बह रही है वो भी स्वीट इमोशंस या मधुर जो प्रेम होता है, फीलिंग्स होती हैं, उनके साथ बह रही हैं. नथिंग इन द वर्ल्ड इज सिंगल. इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सिंगल हो, यानी कि सब चीज़ पेयर्स में है, जोड़ी में. All things by a law divine, in one spirit meet and mingle. Why not I with thine? The poet says that all things by a law divine, in one spirit meet and mingle. शेली कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो एक लॉ डिवाइन जो ईश्वर है या प्रकृति है उसके लॉ द्वारा या उसके कानून द्वारा एक ही स्पिरिट में मीट या मिंगल करती है, इनकी एक ही जगह जाके मिलती है, एक दूसरे में मिल जाती है. देन वाई नॉट आई विद टाइम, तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं मिल सकता या तुमसे क्यों नहीं मिल सकता. दिस इज ए रिटोरिकल क्वेश्चन एंड वी कैन सी दैट द poet's emotions seems like that of John Donne. John Donne was a great metaphorical poet. तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि जब ये सारी चीज़ें वर्ल्ड में इतनी सारी जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो रिवर हो जो कि ओशन में जाके मिल रही है, फाउंटेन जो रिवर में जाके मिल रहे हैं, इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सिंगल है. एवरीथिंग इज इन पेयर. देन व्हाई आई कैन नॉट मीट विथ यू. Now see the next stanza. In this next stanza, poet gives so many various example from the nature. See the mountains kiss high heaven, and the waves claps one another. No sister flower would be forgiven if it disdained its brother. And the sunlight claps the earth, and the moonbeams kiss the sea. What is all this sweet work worth if thou kiss not me? The poet says that, see, देखो, द माउंटेन्स किस हाई हेवन, जो दूर स्थित पहाड़ियाँ हैं वो भी बहुत ऊंचे आकाश को छू रही है, उसे किस कर रही है. एंड द वेव्स क्लैप्स वन अनदर, और जो वेव्स हैं, लहरें हैं, वो भी एक दूसरे के साथ क्लैप्स कर रही है या बंधी हुई है, एक दूसरे को गले लगा रही है. नो सिस्टर फ्लावर वुड बी फॉरगिवन इफ इट डिस्टेन्स इट्स ब्रदर.
और कोई भी फ्लावर जो प्रकृति में खिलता है वो माफ़ नहीं किया जाएगा अगर वो अपनी दूसरे फ्लावर को या दूसरे फ्लावर के साथ घृणित व्यवहार करता है, उसके साथ नहीं रहता है, तो उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। यानी कि जो फ्लावर्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। इन द सनलाइट क्लैप्स द अर्थ, जो सूर्य की किरणें हैं वो भी पृथ्वी के साथ क्लैप्स करती हैं, वो भी पृथ्वी के साथ मिलती है। इन द मून बीम्स किस द सी, और जो चंद्रमा की रोशनी है वो भी सी या समुद्र के साथ किस करती है। व्हाट इज़ ऑल दिस स्वीट वर्क वर्थ इफ दो किस नॉट मी। ये जितने भी सारे प्रकृति के उपहार या प्रकृति की जो संरचनाएं हैं जो कि बहुत ही मधुर हैं, बनाई गई हैं, ये किसी योग्य नहीं है अगर तुम मुझे किस नहीं करती हो। यहाँ पे कवि एम्फेसिस करता है या अपनी जो प्रेमिका है उसे मनाने की कोशिश करता है कि प्रकृति में जब इतनी सारी वस्तुएं या चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ रह रही हैं, पेयर करती हैं, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती हो, तुम भी मेरे साथ रहो। उसे मनाने की पूरी चेष्टा पोइट है जो इसमें करता है। लव्स फिलोसफी, दिस टाइटल इज़ नॉट अबाउट फिलोसफी ऑफ लव। यहाँ पे कवि है जो लव्स फिलोसफी, लव के बारे में अपनी जो राय है वो प्रकट करता है अपनी प्रेमिका को मनाने के लिए। नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ लव्स फिलोसफी, द पॉपुलैरिटी ऑफ द पोएम। इट इज़ रिटन बाय पर्सी बेसी शेली, एज यू नो, इज ए फेमस रोमांटिक पोएट. Love's Philosophy is one of the best love poem. It was first published in 1890, and poem presents the idea of how everything in nature and life has a companion except the companion. कवि यहाँ पे एक आइडिया या विचार प्रस्तुत करता है कि प्रकृति में हर एक चीज़ का पेयर है या जोड़ीदार है सिवाय कवि के। द पोइट ड्रॉज द ग्राफिक पिक्चर ऑफ टुगेदरनेस ऑफ ऑल थिंग्स इन नेचर। और जो पोइट है जितनी भी वस्तुएं हैं प्रकृति में उनके टुगेदरनेस की एक पिक्चर शो करता है। द पॉपुलैरिटी ऑफ द पोएम रेस्ट इन इट्स प्रेजेंटेशन ऑफ लव्स फिलोसफी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटीमेसी पैरेलल टू द बाइंडिंग कॉस्मिक फोर्स। Love's philosophy as a representative of love. The poet presents his tenderness, his feelings about love, and he speaks about his utmost desire to stay with his beloved. He longs for his love and feels frustrated that his love is not by his side when he sees beautiful things around him in pair. कवि है जो अपनी निराशा व्यक्त करता है जब वो देखता है कि प्रकृति में सारी वस्तुएं या सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ है लेकिन वो अकेला है। He says that intimacy is the law of nature and supports his arguments and describe various parts of nature. वो कहता है कि इंटीमेसी या घनिष्ठता प्रकृति का नियम है और इसके लिए बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करता है। He further implies that people are meant to mingle with one another. His description of the physical interaction of natural objects foreshadow his belief that physical attraction between human beings is natural. By addressing his beloved, he says that there is no reason for them to stay separated. अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है कि जब प्रकृति का ही ये नियम है कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे के साथ मिंगल करती है, मिल जाती है, तो फिर तुम मुझसे क्यों दूर हो। और वो कहता है कि हमारे लिए भी कोई रीज़न नहीं है कि हम एक दूसरे से दूर रहें। मेजर थीम्स, द मेजर थीम ऑफ द पोएम इज़ द फिनोमिनन ऑफ अनरिक्विटेड लव। एक इस पोएम की जो मुख्य थीम वो है अनरिक्विटेड लव, यानी कि कवि के जो प्रेम है उसको प्रेमिका है जो स्वीकार नहीं करती है, और प्रेमिका को मनाने के लिए कवि है जो बहुत सारे कोशिश करता है, बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करता है। द होल टेक्स्ट डिस्कस द इंटीमेट नेचर ऑफ लव. The poet explains this idea using figurative language and natural imagery. और इस आइडिया को प्रस्तुत करने के लिए कवि है जो फिगरेटिव लैंग्वेज और नेचुरल इमेजरी का यूज़ करता है। He argues that everything that exists in the universe has a companion and that there is no meaningful separation in this natural world. कवि कहता है कि इस पूरी दुनिया में
सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ हैं और कोई भी अगर सेपरेट रहता है तो उसका जीवन क्या है, व्यर्थ है, मीनिंगफुल नहीं है। द आइडिया ऑफ लव एंड रिलेशनशिप विल श्योरली एंशेंट रीडर्स। और जो प्रेम और अपनेपन का जो रिश्ता है या विचार है, वही मुख्य विचार है जो भी प्रकृति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एनालिसिस ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस इन लव्स फिलोसफी। First literary device is used in the poem is rhetorical question. Rhetorical question is a question that is not asked to receive an answer. Instead, it is asked for explanation and clarity. Rhetorical question एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें व्यक्ति है जो सामने वाले से कोई आंसर नहीं पूछता, बल्कि इट इज़ आस्क्ड फॉर क्लैरिटी, यह स्पष्टता के लिए पूछा जाता है। यस या नो में इसका आंसर होता है। Shelley has posed a rhetorical question at the end of both stanzas to emphasize her point. शैली ने दोनों स्टेंजास में रिटोरिकल क्वेश्चन का यूज़ किया है अपने विचार को एम्फेसाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वाई नॉट आई विद थाइन, जैसे कि पहले स्टेंजा में पोएट ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं हूँ। ये रिटोरिकल क्वेश्चन at the end of first stanza. Personification. Personification means to accord human characters to inanimate or animate object. Shelley has used personification such as the fountain mingles with the river, the mountain kiss high heaven, moonbeams kiss the sea, and the wave grabs one another. Here mountains, wave, and moonbeams are given human abilities like kissing, collapsing, and mingling with one another like humans. Consonance. Consonance is the repetition of consonant sounds in the same line, such as the sound of R in no sister flower would be forgiven, and S sound in C, the mountain kiss high heaven. Metaphor. Poet has used extended metaphor in the poem to establish the idea that love is spiritual. For example, fountains mingle with the river, and the moonbeams kiss the sea. Here, the bond of natural objects represent his idea of love. Next is assonance. Assonance is the repetition of vowel sounds in the same line, such as the sound of in and wave claps one another, and E sounds in and the river with the ocean. Imagery. The use of imagery makes the readers understand the writer's feeling and emotions. Shelley has used visual imagery in this poem, such as fountains mingle with the river, and sunlight claps the earth. In the sense of touch, in the waves grasp one another, and sea and the mountain kiss high heaven. Alliteration. Alliteration is the repetition of the same consonant sound in the same line, such as the use of N sound in one split meet and mingle, and the sound W in what is the sweet work worth. Hyperbole. Hyperbole is a figure of speech in which the writer purposely exaggerates something. हाइपरबोली एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति या राइटर है जो किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं। Shelley has used this device in the fifth line where it is stated as nothing in the world is single. Here the writer exaggerates loneliness. Poetic devices in love's philosophy. Stanza, rhyme, and antirhymes. Stanza is the poetic form of some lines. There are 2 stanzas with 8 lines in each stanza. Rhyme scheme of the poem is A B C D C D. And end rhyme is used to make the stanza melodious. The following rhyme like river, ever, ocean, emotion make the poem flow efficiently and also gives a pleasant effective while reciting. So the poem ends here. Thank you.